हेलो स्टूडेंट्स, टीम प्रिंस तारानगर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित पुनिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अपना जो इसमें चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स वाला। तो पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने अभिक्रिया वेग के प्रकार के किए थे, 3 प्रकार का, औसत वेग, ताक्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। उसके पश्चात अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक अपन ने किए और उसमें एक महत्वपूर्ण कारक था उत्प्रेरक का प्रभाव, यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो अपने ग्राफ निरूपण किया था, महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से वो, ठीक है। तो धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि धनात्मक उत्प्रेरक अभिकारकों की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये तो अभी तक अपन ने इस लेसन के अंदर किया। आज अपन एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी से कंटिन्यू रखेंगे, वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग समीकरण, ठीक है। कई बार इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है कि वेग नियम क्या होता है, वेग समीकरण क्या होता है या वेग व्यंजक क्या होता है। यहीं से अपन एक नई टर्म्स निकालेंगे, विशिष्ट अभिक्रिया, वेग स्थिरांक या वेग कांस्टेंट के बारे में या वेग नियतांक के बारे में अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग समीकरण को अपन देखें तो देखो क्या परिभाषा लिखी है कि वेग नियम या वेग व्यंजक अभिक्रिया वेग व अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाता है, ठीक है। वेग व्यंजक क्या होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपन समीकरण लिखें और वह समीकरण यदि अभिक्रिया का वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाती है तो उस समीकरण को अपन क्या कहेंगे, वेग समीकरण कहेंगे, वेग व्यंजक कहेंगे या वेग नियम कहेंगे। 11वीं कक्षा के अंदर अपन एक नियम पढ़ा था, गुलबर्ग वाजा के द्वारा वो नियम दिया गया था जिसे द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहते हैं। तो वो नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, या फिर एक्टिव मास होता है जो सक्रिय द्रव्यमान होता है उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। तो उसी चीज़ को लेकर अपन आगे चलते हैं। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये अपने प्रारंभ में भी किया था जब अभिक्रिया वेग की मैंने परिभाषा लिखवाई। दूसरा, जब अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको लिखवाए थे तो उसमें पहला कारक लिखा था अपने अभिकारकों की सांद्रता, और वहाँ पर एक संबंध लिखा था अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी अभिकारकों की, उस अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा, या अपन इसको यूं कह सकते हैं कि अनुक्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट क्या है कि अभिक्रिया की वेग समीकरण में, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो अपन वेग समीकरण लिखेंगे या वेग व्यंजक लिखेंगे, अभिकारकों की सांद्रता के पदों पर घातांक लगाते हैं। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि वेग समीकरण के अंदर अपन क्या लिखेंगे कि जब अभिकारकों की सांद्रता, देखो सांद्रता को अपन बड़े कोष्टक से दर्शाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट होगा, अभिकारक होगा, इसकी सांद्रता के ऊपर अपन क्या लगाएंगे, घातांक लगाएंगे। तो वो समीकरण इसके लिए क्या होगी, वेग व्यंजक या वेग समीकरण होगी। ये घातांक जो अभिकारकों की सांद्रता के पदों पर अपन ये जो घातांक लगाते हैं, ये घातांक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के रस समीकरणमितीय गुणांक, यानी स्टोइकियोमेट्री गुणांक अपन जिसको कहते हैं, के समान हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब देखो कि वेग समीकरण जब अपने लिखा तो उसमें अभिकारकों की सांद्रता के पदों पर अपन जो घातांक लगाएंगे तो वे घातांक उस अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्री गुणांक के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक सामान्य अभिक्रिया को लेकर चलते हैं, उससे अपन इसको आगे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। तो एक सामान्य अभिक्रिया है A प्लस B, किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर बेटा कैपिटल A और B क्या है, अभिकारक है। स्मॉल a और b क्या है, अभिकारक के मोलों की संख्या है। या अपन यूं कह सकते हैं कि स्मॉल a और b इस अभिक्रिया के क्या है, रस समीकरणमितीय गुणांक है। अब इस अभिक्रिया के लिए अपन अभिक्रिया वेग लिखें तो अपने क्या लिखा है कि अभिक्रिया वेग समानुपाती होगा अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के। तो अभिकारक कौन से हैं, एक तो A है, दूसरा क्या है, B है। तो अभिकारक A और अभिकारक B, इनकी सांद्रता को दर्शाने के लिए अपने कौन सा कोष्टक लगाया, बड़ा कोष्टक लगाया है। दोनों के मध्य गुणा का चिन्ह है, तो A और B की सांद्रताओं का क्या हो गया, गुणनफल हो गया। दूसरी चीज अपने क्या लिखी कि देखो अभिकारकों की सांद्रता के पदों पर क्या लगाते हैं अपन, घातांक। तो यहाँ पर A की सांद्रता के घातांक क्या है, x, और B की सांद्रता के घातांक क्या है, y, ठीक है। तो ये जो x और y का मान है ये इस संतुलित समीकरण के जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक है a और b, इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से समानुपाती चिन्ह को अपन हटाते हैं, तो समानुपाती चिन्ह को हटाए तो वेग इक्वल टू अभिक्रिया वेग इक्वल टू क्या आएगा, k, a की सांद्रता की पावर x इंटू में b की सांद्रता की पावर y। तो यहाँ पर k क्या है, देखो k इक्वल टू लिखेंगे अपन
वेग स्थिरांक, ठीक है। और जो k का मान है, k का मान पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। k को वेग स्थिरांक या फिर अपन क्या कह सकते हैं, वेग नियतांक या रेट कांस्टेंट इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर 1 अपन लिख दें। तो समीकरण 1 में जो x और y है वो तो सांद्रता के घातांक है, तो x और y का मान इस समीकरण के जो रस समीकरण मिति गुणांक है a और b के समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देखो नेक्स्ट अपन इसमें क्या लिखेंगे कि यहाँ पर a व b संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के रस समीकरण मितीय गुणांक हैं व x व y अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांक है, जिनका मान समान हो भी सकता है और नहीं भी। यानी जो अपने x और y लिखा, जो सांद्रता के घातांक लगाई, वो संतुलित रासायनिक समीकरण के जो रस समीकरणीय मिति गुणांक है a और b, इनके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। अब ये जो समीकरण 1 लिखे अपन ने, है ना, तो समीकरण 1 का अपन क्या करें, अवकलन करें, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 की अवकलित समीकरण निम्न प्रकार होती है। समीकरण 1 की अवकलित समीकरण निम्न प्रकार होती है। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको कि dx अपॉन dt इक्वल टू k, a की सांद्रता की पावर x और b की सांद्रता की पावर क्या है y। ये समीकरण नंबर क्या है यहाँ पर 2, ठीक है। तो देखो समीकरण 2 अवकलित वेग समीकरण या वेग व्यंजक, अवकलित वेग समीकरण या वेग व्यंजक या वेग समीकरण कहलाती है, समीकरण कहलाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो अपन इसमें वेग व्यंजक या वेग समीकरण इसमें देखें तो x और जो y है ना, x और y का मान अपन किस प्रकार देखेंगे, प्रायोगिक रूप से देखेंगे। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि वेग स्थिरांक क्या होता है, एक प्रायोगिक मान होता है। तो इस प्रकार अपने पास ये वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग समीकरण की क्या आ गई, एक तरह से परिभाषा आ गई, ठीक है। तो इस समीकरण के अनुसार अपन लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि संतुलित समीकरण के आधार पर अभिक्रिया वेग नियम नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, बल्कि इसका निर्धारण प्रायोगिक रूप में होता है, प्रायोगिक रूप में या प्रायोगिक रूप से होता है। यानी
वेग नियम या वेग व्यंजक या वेग समीकरण लिखेंगे, वो किसी भी अभिक्रिया को अपन उसके लिए लिखें तो उसका क्या होगा, वो प्रायोगिक निर्धारण होगा, सैद्धांतिक निर्धारण नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट करते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक। तो देखो इसी को लेकर अपन कंटिन्यू चलेंगे। वापस थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि वेग नियम या वेग समीकरण या वेग व्यंजक क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपन समीकरण लिखें, अभिक्रिया वेग लिखें, और यदि वह अभिक्रिया की वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को दर्शाती है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो सकती है, वेग व्यंजक या वेग समीकरण होती है। और इस नियम के अनुसार यानी वेग नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के पदों पर क्या लगाते हैं, घातांक लगाते हैं, और इन घातांकों का मान जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की जो रस समीकरण में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होती है उसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक सामान्य अभिक्रिया अपने लिए A प्लस बी किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में, जहां पर कैपिटल A और B क्या है, प्रोडक्ट है, और स्मॉल a और b क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, क्या अपन इसको कह सकते हैं कि रस समीकरण में गुणांक है। तो इस अभिक्रिया के लिए अपन अभिक्रिया वेग लिखें तो समानुपाती क्या होगा, A की सांद्रता की पावर x इंटू में B की सांद्रता की पावर y। समानुपाती चिन्ह को हटाए तो यहाँ पर क्या है, k को अपन समानुपाती स्थिरांक या वेग स्थिरांक क्या कहेंगे, वेग नियतांक कहेंगे। ठीक है, k का मान किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। अब इसी को आगे लेके अपन चलें तो यहाँ पर A और B क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के रस समीकरण में गुणांक है, तथा x व y अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांक हैं, जिनका मान परस्पर समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी x और y की जो वैल्यू होगी वो A और B के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब ये जो समीकरण एक आई थे अपने पास, समीकरण एक के अपन अवकलित समीकरण लिखे तो इसके अवकलित समीकरण क्या होगी, अभिक्रिया वेग को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर dx अपॉन dt इक्वल टू k, A की सांद्रता की पावर x और B की सांद्रता की पावर क्या होगी भाई। जो ये समीकरण 2 होती है यह अभिक्रिया की क्या होगी, अवकलित वेग समीकरण या वेग व्यंजक या वेग समीकरण कहलाएगी। और समीकरण 2 से एक चीज स्पष्ट है कि संतुलित समीकरण के आधार पर अभिक्रिया वेग नियम नहीं लिखा जा सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना कि संतुलित समीकरण यानी संतुलित समीकरण तो अपन थ्योरेटिकली देख सकते हैं, तो उसके आधार पर अपन वेग समीकरण या वेग व्यंजक को नहीं लिख सकते। सिर्फ वेग समीकरण या वेग व्यंजक या वेग नियम का निर्धारण कब होगा, इसका जब प्रायोगिक निर्धारण अपन करेंगे, प्रायोगिक रूप से अपन इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये तो अपने की वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग समीकरण हो गया। इसके पश्चात जो अपना अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक है विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक। तो इसी से जुड़ा हुआ है, इसको कंटिन्यू भी अपन कर सकते हैं लेकिन अलग भी अपन लिख सकते हैं। तो कई बार परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी दृष्टि से वो अपने लिए इजी रहेगा। यहां से अपना वेग नियतांक की जो परिभाषा है ना, उस परिभाषा को देखेंगे। तो अपने नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक। ठीक है, तो देखो वेग नियतांक कह दें या वेग स्थिरांक इसको कह सकते हैं अपन। तो देखो एक सामान्य अभिक्रिया से, एक सामान्य अभिक्रिया अपन लेते हैं, A प्लस B आगे क्या बनता है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस सामान्य अभिक्रिया के लिए अपन क्या लिखें, वेग समीकरण लिखें। तो इसके लिए वेग समीकरण क्या होगी, dx अपॉन dt समानुपाती A की सांद्रता की पावर x और B की सांद्रता की पावर y। पीछे अपन कर चुके। ठीक है, यहां से समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो dx अपॉन dt इक्वल टू समानुपाती चिन्ह को हटाए तो क्या है अपने पास k, तो A की सांद्रता की पावर x और B की सांद्रता की पावर क्या है y। अब यहां से अपने को k को परिभाषित करना है, जो वेग नियतांक वेग स्थिरांक आया था इसको परिभाषित करना है। तो देखो यदि A की सांद्रता की पावर x और B की सांद्रता की पावर y
इक्वल टू क्या हो, 1 इकाई हो। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग ले रहे हैं उन सभी अभिकारकों की सांद्रता क्या हो, 1 इकाई हो। यानी A की सांद्रता की पावर x का मान भी 1 है और B की सांद्रता की पावर y का मान भी क्या 1 है। तो फिर ये समीकरण क्या हो जाएगी, अतः है अपने इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन में dt इक्वल टू क्या आ जाएगा k, क्योंकि इन सभी का गुणनफल तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से अपन एक परिभाषा देंगे, तो अतः है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त अभिकारकों की सांद्रता की इकाई की सांद्रता 1 इकाई होती है, तो उस अभिक्रिया का वेग ही वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो यहाँ से वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग की अपने को परिभाषा मिल सकती है। कैसे आया, देखो वापस मैं रिवाइज करता हूँ। अपन कौन सा कर रहे हैं, अभी अपन ने पीछे वेग नियम या वेग व्यंजक की परिभाषा लिखी थी, ठीक है, उसके आधार पर ही ये चीज़ अपन ने की है। तो एक इससे नई टर्म्स अपने पास आ रही है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक, ठीक है। तो देखो एक सामान्य अभिक्रिया अपन ने ली, तो सामान्य अभिक्रिया में अपन ने क्या लिखा है कि A प्लस बी किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में। कैपिटल A और B अभिकारक हैं और स्मॉल a और b क्या है, इसके स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है। जैसे अपने पहले वाले टॉपिक के अंदर क्या था, सेम वही सामान्य अभिक्रिया लिखी है और मैंने बताया भी था कि वहाँ से भी इस चीज़ को कंटिन्यू अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अपन वेग व्यंजक लिखें तो dx अपॉन dt समानुपाती क्या होगा, a की सांद्रता की पावर x, b की सांद्रता की पावर क्या है, y है, ठीक है। तो dx अपॉन dt समानुपाती चिन्ह को हटाए तो अपने पास यहाँ पर क्या आ गया, k क्या है, वेग नियतांक क्या वेग स्थिरांक है, a की सांद्रता की पावर x और b की सांद्रता की पावर y। अब यदि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो दो अभिकारक हैं इन सभी की सांद्रता का मान क्या हो, 1 हो, तो अपने पास फिर ये समीकरण क्या आ जाएगी, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर अपन क्या देते हैं, 1 देते हैं। तो समीकरण 1 से अपन k को परिभाषित कर सकते हैं। k किसके बराबर आ रहा है, अभिक्रिया वेग के बराबर आ रहा है। k अभिक्रिया वेग के बराबर कब आया, जब इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता को अपन ने क्या माना है, 1 इकाई माना है। उस कंडीशन में k किसके बराबर आ रहा है, अभिक्रिया वेग के बराबर आ रहा है। तो यहीं से अपन इसकी परिभाषा दे सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त अभिकारकों की सांद्रता 1 इकाई होती है, तो उस अभिक्रिया का वेग ही वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। और इसका मात्रक अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो अपन वेग नियतांक के लिए जो अपन मात्रक को कैलकुलेट करेंगे ना, ये विशिष्ट अभिक्रिया वेग के लिए जो अपन मात्रक कैलकुलेट करेंगे, वो मात्रक किस पर डिपेंड करेगा कि अभिक्रिया की प्रकृति क्या है। अब एक चीज को यहाँ पर देखो, अभिक्रिया की प्रकृति का मतलब क्या है, देखो तो अपन अभिक्रिया की प्रकृति के लिए एक नया टॉपिक अपन करेंगे, अभिक्रिया कोटि, ठीक है। तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी, ये इसके बाद अपन को करना है, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अभिक्रिया कोटि के आधार पर मुख्य रूप से अभिक्रिया 3 प्रकार की होंगी। एक तो शून्य कोटि अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया और एक अपन करेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया। 3 अभिक्रियाओं की कोटि अपने को अपने इस केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो ये अभिक्रिया की कोटि 3 प्रकार की होगी। तो यहाँ पर प्रत्येक अभिक्रिया के लिए k का मान आएगा,
तो किस प्रकार की अभिक्रिया के लिए K है उसका डिपेंड करता है कि अभिक्रिया कोटि अपन क्या ले रहे हैं, यानी K का मात्रक क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक कोटि के लिए K का मात्रक क्या होगा, अलग अलग होगा। शून्य कोटि के लिए अलग होगा, प्रथम कोटि के लिए अलग होगा और द्वितीय कोटि के लिए क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे अपन जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक के जो मात्रक करेंगे ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा के अंदर डायरेक्टली उसमें से क्वेश्चन आता है कि वेग नियतांक का मात्रक क्या होगा, शून्य कोटि के लिए क्या होगा, प्रथम कोटि के लिए क्या होगा और द्वितीय कोटि के लिए क्या होगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि प्रत्येक कोटि के लिए K का मात्रक क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि K के मात्रक के आधार पर भी अभिक्रिया कोटि की पहचान की जा सकती है। K के मात्रक के आधार पर भी अभिक्रिया कोटि क्या हो सकती है, पहचान हो सकती है, क्योंकि तीनों के लिए क्या है, अलग अलग है। तो नेक्स्ट अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक के मात्रक क्या होंगे। तो देखो वेग नियतांक के मात्रक, तो एक सामान्य अभिक्रिया से लेकर चलते हैं अपने, एक सामान्य अभिक्रिया से क्या लिखा अपने, A प्लस B आगे क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट। तो इस अभिक्रिया के लिए अपन अभिक्रिया वेग लिखें तो अभिक्रिया वेग समानुपाती क्या होगा, A की सांद्रता की पावर x और B की सांद्रता की पावर क्या होगा, y। या अभिक्रिया वेग इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, K A की सांद्रता की पावर x और B की सांद्रता की पावर क्या है, y। तो K क्या है, यहाँ पर वेग नियतांक है, तो K इक्वल टू अपन लिख सकते हैं वेग नियतांक, और इस वेग नियतांक का ही मात्रक अपने को करना है। तो इस समीकरण से अपन K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेग अपॉन में क्या आ जाएगा, A की सांद्रता की पावर x और B की सांद्रता की पावर क्या होगी, y। तो अभिक्रिया वेग बराबर अपने पास क्या आया था, सांद्रता बटा समय। तो देखो चूंकि वेग इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, सांद्रता अपॉन में समय, तो फिर ये समीकरण अपने पास क्या आ जाएगी, K इक्वल टू सांद्रता इनटू मैं लिख सकता हूँ इसको प्रति समय, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा इसके, है ना, अपॉन में। अब देखो यहाँ पर ये x क्या है, अभिकारक A की सांद्रता की पावर ही तो है, और y क्या है, अभिकारक B की सांद्रता की पावर। तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि A की सांद्रता पावर क्या लगा दें इसकी x इंटू B की सांद्रता इसकी पावर क्या लगा दें, y। ठीक है, तो फिर आगे अपने पास ये समीकरण क्या आ जाएगी, K इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, सांद्रता इनटू में प्रति समय अपॉन में, इसको अपन एक साथ लिख सकते हैं सांद्रता x प्लस में y। ठीक है, अब देखो चूंकि यहां पर x प्लस y इक्वल टू लिखेंगे अपन स्मॉल n, और जो स्मॉल n होगा वो किसको डिनोट करेगा, अभिक्रिया की कोटि। स्मॉल n इक्वल टू क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि, यानी यहाँ पर स्मॉल n का मान क्या हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है स्मॉल n का मान। अभी मैंने बताया कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो कोटि के आधार पर अभिक्रिया की जो प्रकृति होगी उसके आधार पर ही तो वेग नियतांक के मात्रों को अपन कैलकुलेट करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n। तो फिर अपने पास ये समीकरण क्या होगी, k इक्वल टू सांद्रता इनटू में प्रति समय अपॉन में सांद्रता की पावर क्या आ गया है। या फिर इस समीकरण को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो K इक्वल टू सांद्रता, ये ऊपर चला गया तो 1 माइनस n इंटू में क्या हो गया, प्रति समय। अब देखो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, या सांद्रता इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, मोल अपॉन में क्या लिख सकते हैं अपन, लीटर, मोल अपॉन में लीटर, या मोल प्रति लीटर लिख दे। तो सांद्रता के स्थान पर तो क्या गया, मोल लीटर आ गया, इसकी पावर क्या है 1 माइनस n,
और समय का मात्रक क्या लिखें सेकंड, तो क्या आ गया प्रति सेकंड। तो इस सूत्र के आधार पर अपन अलग अलग कोटि की जो अभिक्रिया होंगी उसके लिए अपन के मात्रक को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अपन इसमें क्या लिखेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो देखो n का मान किसको दर्शाएगा, अभिक्रिया की कोटि को दर्शाएगा। अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर अपन इस लेसन में कौन कौन सी डिस्कस करेंगे, शून्य हो सकती है, प्रथम हो सकती है और द्वितीय भी हो सकती है। अब ये शून्य, प्रथम और द्वितीय कोटि अभिक्रिया आई कैसे, कौन से विक्रिया को अपन शून्य कोटि की कहेंगे, कौन से विक्रिया को अपन प्रथम कोटि की कहेंगे और कौन से विक्रिया को अपन द्वितीय कोटि कहेंगे। जब अपन अभिक्रिया कोटि का टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, उस समय अपने ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। लेकिन जब के का मात्रक अपन लिखें तो एन का मान यानी विक्रिया की कोटि अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि एन अभिक्रिया की कोटि को दर्शाएगा जिसका मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। बाकी ये 0, 1 और 2 आया कैसे, जब ये टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे उस समय अपने पास क्लियर होगा। तो देखो के का मात्रक कैलकुलेट करना है तो अपने पास सूत्र क्या है, के का मात्रक कैलकुलेट करने के लिए के इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, मोल अपॉन में लीटर 1 माइनस एन इंटू में क्या है प्रति सेकंड। अब शून्य कोटि है तो एन का मान शून्य कोटि के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो फिर के इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, मोल अपॉन में लीटर 1 माइनस 0 इंटू में प्रति सेकंड। तो आगे सोल्व करें तो इसका मात्रक अपने पास क्या आ गया, के इक्वल टू, तो 1 माइनस 0 1 ही बचा, तो मोल की पावर 1 लीटर की पावर 1 इंटू में प्रति सेकंड। तो मोल की पावर 1 को लिखने की आवश्यकता है नहीं और लीटर की पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स में -1 हो जाएगा वो। तो फिर इसका मात्रक अपन क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये जो के वेग नियतांक का मात्रक आया ये कौन सी कोटि के लिए आया है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। इसी प्रकार अपन प्रथम कोटि के लिए करें, प्रथम कोटि के लिए, तो प्रथम कोटि के लिए क्या होगा, के इक्वल टू देखो एन का मान कितना होगा, 1 होगा। तो फिर अपन क्या लिखेंगे, के इक्वल टू मोल अपॉन में लीटर पावर 1 माइनस एन इंटू में क्या होगा प्रति सेकंड। एन का मान 1 है तो अपने पास क्या होगा, के इक्वल टू मोल अपॉन में लीटर 1 माइनस 1 इंटू में प्रति सेकंड। तो 1 माइनस 1 किया तो 0 हो गया और किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो के इक्वल टू क्या होगा, प्रति सेकंड। तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक, वेग नियतांक का मात्रक क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार अपन किसके लिए कैलकुलेट करें, द्वितीय कोटि के लिए। किसके लिए देखें, द्वितीय कोटि के लिए अपन देखें। इसमें द्वितीय कोटि के लिए करेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी, अपने पास 2 होगी। तो फिर k का मात्रक क्या होगा, मोल अपॉन में लीटर पावर क्या है 1 माइनस 2 इंटू में प्रति सेकंड। तो 1 माइनस 2 तो पावर कितनी बची, -1 बची, ठीक है। तो मोल की पावर -1 और लीटर की पावर भी क्या है, -1 है। तो लीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और +1 को लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो फिर अपने पास के का मात्रक क्या हो गया, प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार के का मात्रक कौन सी कोटि के लिए अपने कैलकुलेट कर लिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। तो देखो अपने विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक की परिभाषा की, फिर इसके अपने मात्रक को कैलकुलेट किया। मात्रक को कैलकुलेट किसके आधार पर किया है, अभिक्रिया की प्रकृति क्या है उसके आधार पर किया है। तो 3 प्रकार की कोटि अपने को देखनी है, 3 प्रकार की अभिक्रिया की प्रकृति अपने देखनी है। शून्य कोटि के लिए के का मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। प्रथम कोटि के लिए क्या है, प्रति सेकंड। और द्वितीय कोटि के लिए क्या है, प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड। तो तीनों कोटि के लिए के का मात्रक क्या रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि के मात्रक के आधार पर भी अभिक्रिया कोटि की अपन पहचान कर सकते हैं। अगर के का मात्रक ये है तो अपन कहेंगे शून्य कोटि है, प्रति सेकंड है तो अपन कहेंगे प्रथम कोटि है, और यदि प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड है तो अपन क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये आज अपन ने किया अभिक्रिया
वेग के से संबंधित वेग नियम, वेग व्यंजक या वेग नियतांक को अपन ने देखा। फिर उसके बाद में अपने विशिष्ट अभिक्रिया वेग देखा। फिर उसके पश्चात अपने अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर अपने किसको पढ़ा, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक के मात्रक को अपने कैलकुलेट किया। अब इससे आगे अपन करेंगे आणविकता या अणुसंख्यता, फिर अभिक्रिया की कोटि का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अपन करेंगे। उसी पर आधारित इस लेसन में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब ये जो के का मात्रक अपन ने किया, इसके आधार पर जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट अपनी जो ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर करवाऊंगा। तो इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। थैंक यू।